Good morning, everyone. We are on our chapter number 4 of history, the Central Islamic lands. We have covered a large part of it. We are just left with last few topics, and we'll try to complete it on time. When we have already done the basic details of this chapter, regarding the caliphate and Prophet Muhammad, and after Prophet Muhammad caliphate, then we have studied about the Umayyads, then Abbasids, फिर the Sultanate period, उसके बाद Crusades, उसके बाद economy of that chapter, and then उसके बाद we have done about the learning and the culture, and this was the topic which we need to study after this, and we need to continue it with this. So now when we start with this learning and culture, we have already done the part of who is an ideal student. So that ideal student should study well, should respect the teacher, and always have pay a lot of stress, matlab importance to whatever he or she is studying, and they should try to study science with the help of their teachers, और कि किस तरीके से उनको नॉलेज लेने के बाद आगे उसको यूटिलाइज करना चाहिए. This is all that we did regarding that is the ideal student. So after completing the ideal student thing, now we come on to our next topic, which is continuing with this learning portion only. अब क्या हुआ, as we have studied कि in our last classes कि जो यहाँ की स्कॉलर्स है ना, थोड़ा बहुत ही बाहर की चीजें भी पढ़ने लगे थे. जैसे हमने पढ़ा था अबाउट द साइंसेस, जिसमें ये जो बाइजेंटाइन और सैसेनियन एम्पायर्स के टाइम पे जो चीजें थोड़ी सी साइंस से रिलेटेड, वो लोग उनके जो मटेरियल थे, जैसे फिलॉसफी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, इन सबको ये लोग क्या कर रहे थे, इन सबको ये लोग वापस से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और कोशिश कर रहे थे थोड़ा बहुत अपने, अगर इसमें भी अपने जो स्टडीज है उसमें भी इंक्लूड करें तो इट विल बी गुड. Now along with this, we will now move on to the you can say more detail of this topic only. तो जो स्टडी ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स है, इससे एक और एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हुई, वो ऐड हुई थी क्रिटिकल इंक्वायरी. अब क्रिटिकल इंक्वायरी क्या होती है कि कोई भी चीज जो है वो हम देखेंगे कि उसके लॉजिक ढूंढना, लॉजिक जो है, लॉजिक और रैशनलिज्म ढूंढना उसके पीछे कि ये चीज जो है ये क्यों हुई है, और ये चीज जो है क्या ये असली में पॉसिबल है, उसको किसी भी चीज को एनालाइज करना, उसके पीछे की मतलब सिर्फ जो लिखा हो उसको एज इट इज बिलीव नहीं करना, बट ऐसे इसको पढ़ना की कोशिश करें कि क्या ये असली में पॉसिबल था या नहीं था. Now with this background in our minds, we can say that now they wanted that more things should be added to it. तो जो specifically जो हम देखेंगे theologians, जो basically religious से related जो लोग थे, जिनको हम मुताज़िला भी बोलते थे, अब ये लोग क्या करने लग गए थे, ग्रीक की लॉजिक और मेथड्स ऑफ रीजनिंग, जिसको ये बोलते हैं कलम या कलम जो है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, अब वो लॉजिक और रीजनिंग जो ग्रीक में थे उसको यूज कर रहे थे टू डिफेंड इस्लामिक बिलीफ्स. यानी देखो वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ था और उन्होंने बोला था कि ये लॉजिकली सही है, तो ये अपने इस्लामिक बिलीफ्स में भी माना जाता है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ जो फिलोसोफर्स थे, जिनको बोलते हैं फलसफा या फलसफा बोल देते हैं, दे ऑल्सो पोज मेनी मोर क्वेश्चंस, और जिनके लिए इनको चाहिए थे नए आंसर्स. नाउ एक पर्सन था, who was a doctor by profession, whose name was Ibn Sina, and he actually did not believe in resurrection of body on the day of judgment. ऐसा माना जाता है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्या होता है कि बहुत सारे रिलीजन्स में बिलीव करते हैं दैट पीपल आर रीबॉर्न. सो ही सेड दैट देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
एंड ऑब्वियसली देखो, एज आई सेड, कोशिश करो लॉजिक ढूंढने की। He was a, you can say he was a medical professional, he was a doctor, तो वो तो अपनी लॉजिक के हिसाब से, अपने साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि एक बार जो मर गया वो वापस थोड़ी आ सकता है। बट when they give this point, तो जो हम ये बोलेंगे कि जो बाकी लोग हैं, स्पेसिफिकली जो थियोलॉजियंस है, जो नेचर ऑफ गॉड और रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उसको एकदम सही मानते हैं, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी एंड ऑब्वियसली उन्होंने इस पॉइंट को बहुत ज्यादा अपोज किया। बट ये जो थे इब्न सीना, इनकी मेडिकल राइटिंग को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था। एक इन्फ्लुएंशियल थे उस टाइम पे जिनका नाम था अल कनून फिल तिब। ये जो है द मोर बेसिकली ही वाज नॉट एन, आई मीन बाय इन्फ्लुएंशियल, एक इन्फ्लुएंशियल बुक थी जो इनकी, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क था इनका, वो था एल कनून फिल तिब, जिसको इंग्लिश में माना जाता है कैनन ऑफ मेडिसिन। 8 मिलियन वर्ड की मैन्युस्क्रिप्ट थी ये, जिसमें लिखी हुई थी 760 मेडिसिनल कॉम्पोजिशन और मेडिसिन के नाम थे। बुक्स में लिखा हुआ है ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स वी मीन मेडिसिन, जो कि बेची जाती थी फार्मासिस्ट द्वारा, जिसको हम जनरल टर्म्स में ऐसे बोलते हैं ना, केमिस्ट, मतलब दुकानों पे बिकती थी, मेडिकल स्टोर में उस टाइम पे। और इसमें उनके नोट्स भी थे, वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। और हॉस्पिटल्स को उस टाइम क्या बोलते थे, बीमारिस्तान, मतलब वो लोग बोलते थे बीमारिस्तान। तो ये जो कैनन थे ना, इसमें कैनन यानी ये जो बुक थी, इसमें पॉइंट्स बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट थे। अब देखो, एक सिंपल टर्म्स में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ही वॉज अ डॉक्टर, he said he believed on lot of logics, lot of study, science etc. तो इन्होंने बोला रिसरेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, थियोलॉजियंस ने इनको अपोज किया। पर इनका जो काम था, जो के थी जो के मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, एंड व्हिच वाज अ वेरी बिग मैन्युस्क्रिप्ट, एंड इट इंक्लूडेड 760 ड्रग्स जो बेची जाती थी एज मेडिसिन, लोग यूज करते थे। और उसमें उनके नोट्स भी थे। क्या चीज के नोट्स थे, जो वो एक्सपेरिमेंट करते थे, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, जिसको टर्म दे दिया बीमारिस्तान, बिकॉज दे यूज्ड टू कॉल इट इन दैट वे। अब इनकी जो ये बुक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीजें लिखी थी, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटिक्स, मतलब हम जो रेगुलर चीजें खाते हैं उससे अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और कैसे जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट है वो अपने हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, और कुछ डिजीजेस जो है वो कंटेजियस होती है, जो मतलब कुछ ऐसी होती है जो ऐसे मतलब एक कम्युनिकेबल जैसी होती है, डेंजरस होती है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स में लिखी थी। सो वी हैव इवन एविडेंसेस की जो इनकी टेक्स्ट बुक है वो यूरोप में भी यूज होती थी, और वहां पे यूज होती थी ऑथर नेम एविसिना से, मतलब बेसिकली ऐसे तो नाम इब्न सिना था, बट दे यूज्ड टू कॉल इट एज एविसिना। अब again we will notice that how important this particular person was, that the famous scientist and poet whose name was Umar Khayyam, he actually was reading canon, and his gold toothpick was found between the 2 pages of the chapter on metaphysics। मतलब just before his death, अपनी जब वो मरे थे, this great poet Umar Khayyam जो भी होता, now this person was reading this book before his death, and how do we know this, because इस book जो भी ये book पढ़ रहे थे, इसमें टॉपिक था मेटाफिजिक्स, वो पढ़ रहे थे, उसके बीच में इनकी गोल्ड टूथपिक इन्होंने रखी हुई थी, समवेयर वी कैन बोल सकते हैं कि उन्होंने बुक मार्क में जैसे रख रखी थी, या ही वाज स्टडिंग दैट मींस कि वो जो चीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई थी एट दैट टाइम पीरियड। अब अगेन आई एम रिपीटिंग वन पॉइंट, जस्ट अंडरस्टैंड कि एक नया लॉजिकल लिटरेचर आ रहा है यहाँ पे, लॉजिकल लिटरेचर जो कि फैक्ट्स पे बिलीव करता है, यानी और स्टडी पे बिलीव करता है। कुछ लोग ऑब्वियसली थियोलॉजियंस जो होंगे, जो ग्रेट बिलीवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन होंगे, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज
obviously they have firm belief in their religion and they will not accept anything that objects whatever is written in their religious book. But keeping this in mind, still people are moving towards more logical thing, as we have seen that his work Canon of Medicine is used not only Europe but is read by great people. After this, what happened in the medieval Islamic time? Fine language and creative imagination were among the most appreciated qualities in a person. यानी जो मिडिवल इस्लामिक सोसाइटीज थी, वहां पे आप किस तरीके से बोलते हो, द वे यू टॉक एंड विथ व्हाट काइंड ऑफ मतलब सोफेस्टिकेशन भी बोल सकते हैं, इसके अलावा आपने बोल सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितने सभ्य और कल्चर तरीके से आप बात करते हो, दैट गिव्स यू अ वेरी यू कैन से गुड आइडेंटिटी. पीपल एप्रिशिएटेड दीज क्वालिटीज. लैंग्वेज के साथ साथ कितने आप क्रिएटिव हो, व्हाट इज योर यू कैन से क्रिएटिव इमेजिनेशन, जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आपको क्या है सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन होगी, यू विल एंजॉय अ वेरी गुड एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन. ये जो क्वालिटीज है, दीज क्वालिटीज बेस्ड अ पर्सन्स कम्युनिकेशन टू द लेवल ऑफ अदब. और अदब का मतलब होता है लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट. अब इससे व्हेन आई एम सेइंग दिस वर्ड देन ऑब्वियसली दिस मे बी क्लियर टू यू कि हम अदब का मतलब ये होता है ना कि कोई कितने सभ्य तरीके से, अच्छे तरीके से अपने से बात कर रहा है. तो आप कितने आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी फाइन है, कितने आपकी इमेजिनेशन कितनी क्रिएटिव है, उससे आपकी लेवल ऑफ अदब को जज किया जाता था. लिटरली और कल्चरल रिफाइनमेंट जितना आपका अच्छा होता है उतना माना जाता था यू हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ अदब. अदब एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस included poetry and prose. Now because you people, all of you know about English, you know that English work called literature is divided into poetry and prose. Poetry यानी जो poems होती है आपकी, and जो जिसको ये लोग बोलते थे नज्म, और जो प्रोज होती है जो हमारी चाहे स्टोरीज हो, पैराग्राफ फॉर्म में जो भी हो, उनको प्रोज बोलते हैं. तो ये अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन यानी जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो अगर इनको भी, तो इसको भी ये लोग पोएट्री और प्रोज में इंक्लूड करते थे. और ऐसा माना जाता था दैट पीपल शुड रीड देम एंड मेमोराइज देम. और जब भी ओकेजन आए तो आप इसको क्या कर दो, आप उसको यूज करो. एज जनरली हम बोलते हैं ना कि लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सही समय पे सही बहुत बार है ना चीजें बोल देते हैं. और जनरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसेस यूज करो, ये जो आपने पोएम्स याद की है या जो आपने प्रोज याद की मतलब पढ़े हैं, उससे जब भी आपको लगे कि हाँ ये करेक्ट जगह है यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करने का या बताने का, वहां पे आप इसको यूज कर लो. जो मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कॉम्पोजिशन प्री इस्लामिक टाइम की ओरिजिन की है उसको बोलते हैं कसीदा या ओडे. इट वॉज डेवलप्ड बाय पोएट्स ऑफ द एब्बासिड पीरियड. एब्बासिड पीरियड के जो पोएट्स थे उन्होंने इसको डेवलप किया था टू ग्लोरीफाई यू कैन से अपने टाइम के जो आर्ट और आर्किटेक्चर या लिटरेचर के में जो लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए. अचीवमेंट ऑफ देयर पैटर्न्स. पैटर्न्स क्या होता है कि ऑब्वियसली जो उनको उस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, अपना जो भी उनका फील्ड है, लेवल है, उसको अचीव करने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने के लिए दे यूज टू ग्लोरीफाई दिस थ्रू दीज प्री इस्लामिक फॉर्म ऑफ पोएटिक कॉम्पोजिशन. अब जो पर्शियन ओरिजिन के पोएट्स थे उन्होंने भी री इन्वेंट कोशिश की अरबिक पोएट्री की, ताकि वो चैलेंज कर सके किस चीज को, जो मतलब बहुत ज्यादा जो अरब ये जो अरब्स है इन्होंने जो अपनी हेजेमनी यानी जो अपनी कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी या बोलना कि हम सबसे ऊपर हैं उस टाइप की उस चीज को चैलेंज करने के लिए अब इन लोगों ने थोड़ा सा और अपने अरबिक पोएट्री को ही रीइन्वेंट करने की कोशिश की. Now they have mentioned about one person whose name is Abu Nuwas, who was of Persian origin. He broke new grounds by composing classical poetry. इन्होंने एक अलग ही चीज पे लिखी थी पोएम.
क्लासिकल पोएट्री, न्यू थीम्स पे, वो जो कि जिसको इस्लाम में सही नहीं माना जाता, उन टॉपिक्स पे लिखा, जैसे वाइन, मेल लव, इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर्स। हमने पढ़ा था इन आवर लास्ट क्लास कि इस्लाम में ये पढ़ाते हैं, और उन लोगों ने, स्कॉलर्स ने बहुत बार उस टाइम पढ़ाया था, वो जो 2-3 टर्म्स आई थी, स्पिरिचुअलिज्म, एस्टिसिज्म, जिसमें ये बोल रहे थे सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जो वर्ल्डली प्रेशर्स है उनसे दूर रहो। और पर ये जो इस टाइम के ये पर्टिकुलर हमारे पोएट है अबू नवाज, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोलते थे। ये बोलते थे लाइफ शुड बी इंजॉयड, हैव वाइन एंड, मतलब बहुत सारी चीजों को ये बोलते थे कि मतलब बहुत ज्यादा उसको सेलिब्रेट जैसे करते थे, जैसे कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये पैशन दिखाते थे ऑफ समवेयर यू कैन से अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स, जैसे वाइन और मेल लव तो है। इसके अलावा अबू नुवास के बाद कुछ पोएट्स ऐसे आए जिन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ पैशन इन मैस्कुलिन फॉर्म को भी क्या किया, बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। मतलब ये बोल रहे इवन इफ द लेटर पर्सन इज अ वुमेन, मतलब अगर सपोज वुमेन भी है, बट फिर भी वो किस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा मान रहे हैं कि जो पैशन क्या होता है, एक यू कैन से लॉट ऑफ डिवोशन, या जब हम किसी की तरफ बहुत ज्यादा, जैसे हिंदी में टर्म होता है जुनून जैसे होता है किसी तरह, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए। सो दीज पोएट्स एड्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पैशन इन मस्कुलिन, मतलब मेल फिगर या मेल के फॉर्म में उसको डिपिक्ट करते थे, चाहे वो विमेन ही हो बोलने वाली। In the same tradition, Sufis glorified the intoxication caused by wine of mystical love. जबकि सूफीज बाकी चीजों में ये बोलते थे टोटल डिवोशन टू द गॉड, बट कुछ जो इस टाइम के भी पोएट्स थे उन्होंने भी भाई वाइन और इन चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देके इससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा पोएम्स जैसे और लिटरेचर वर्क जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। सो अगेन वी सी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कुछ तो ये लिख रहे हैं कि भाई गॉड जो है उनको सिर्फ हमें टोटल डिवोशन से करना चाहिए, कुछ है जो लॉजिकल चीजें ला रहे हैं, साइंटिफिक ला रहे हैं चीजें, कुछ आप बोल रहे हैं वर्ल्डली प्रेजर्स है उनको आप इंजॉय करो, ये कोई बात नहीं है कि आप उनको इंजॉय मत करो, यू शुड इंजॉय। इस्लाम में जबकि फॉरबिडन है वो, स्टिल दे आर सेइंग दिस। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बाय द टाइम जब अरब ने कॉन्कर किया था ईरान को, तो जो इफ यू रिमेम्बर उनकी एक लैंग्वेज थी पलवी, ये जो लैंग्वेज है जो जिसमें उनकी सेक्रेड बुक भी लिखी हुई थी, वो लैंग्वेज धीरे धीरे अब क्या हो रही थी, डाई ऑफ हो रही थी। तो इसी लैंग्वेज का एक नया वर्जन आया थोड़ा सा, जिसमें बहुत ज्यादा ना अरेबिक वोकैबुलरी, मतलब अरेबिक टर्म्स और यूज करने लगे थे, यानी उसी को थोड़ा चेंज करके नया टर्म दे दिया न्यू पर्शियन लैंग्वेज। अब ये जो न्यू पर्शियन लैंग्वेज डेवलप हुई, इसमें चीजें लिखी जाने लग गई। फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन खुरासान एंड ट्रांसोजियाना, ये वाली जो है यहाँ पे न्यू पर्शियन में बहुत सारी चीजें लिखी जाने लग गई और कल्चरल हाइट पे पहुंच गए थे ये। मतलब अब इनकी जो इस चीज से रिलेटेड, इस लैंग्वेज में रिलेटेड जो इनके लिटरेचर वर्क है और इनके बाकी जो कल्चरल वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए और बहुत ग्रेट अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग गए। जो सामानिक का कोट है, वहां पे एक पोएट थे जिनका नाम था रुदाकी, जिनको माना जाता है फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एक एक लाइनर्स है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई आस्क यू हु वाज द फादर ऑफ द न्यू पर्शियन पोएट्री, द आंसर विल बी रुदाकी। ठीक है, Rudaki, as you can see in this slide. I have just highlighted it. I suppose you all can see. So he is called the father of the new Persian poetry. Now, obviously, this included new forms such as short lyrical poem.
ठीक है, छोटी और लिरिकल ऐसे जिसमें तो ऐसे लगो कि गाओ, ये तो तुम्हें पता ही है कि पोएम बहुत सारी राइमिंग वर्ड्स इंक्लूड होती है, तो ऐसे जैसे कि गा भी सके उसके, तो उसको इन्होंने बोला गजल। ओके, इसके अलावा क्वार्टेन, यानी ये जिसको टर्म रुबाई बोलते हैं, ये होती है 4 लाइन स्टैंजा, जिसमें फर्स्ट 2 लाइंस तो सेट स्टेज, मतलब जो मेन टॉपिक है उसका बैकग्राउंड जैसे बनाते हैं, थर्ड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है, और फोर्थ जो है वो मेन पॉइंट डिलीवर करता है। यानी 4 लाइंस की होती है रुबाई, जिसमें पहले 2 लाइन में मेन चीज क्या चीज है, प्रॉपर बैकग्राउंड जैसे बनाया हुआ होता है, सेट द स्टेज, thirdly is written very very nicely, and the fourth is the one which delivers the main concept या main point. नाउ इसके कंट्रास्ट में अगर देखें, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ रुबाई वो अनरिस्ट्रिक्टेड थी, यानी जो रुबाई है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी चीज से रिलेटेड भाई कोई हम लोग मैटर देंगे, आप कुछ भी दे सकते हो। इसमें कभी कभी ब्यूटी ऑफ बिलव, यानी आप अपने जो रिलेटिव हैं, मतलब कोई भी सपोज समबडी इज प्रेजिंग वाइफ, तो ऐसी चीजें भी आप आराम से लिख सकते हो। या प्रेज ऑफ अ पैटर्न, यानी कि somebody has done lot of great work and you are appreciating that person, and that you can also express the thoughts of philosophers। मतलब जो सब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं थे, आप कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू फील लाइक, पोएम लिख लो, मतलब इन प्रेज ऑफ समबडी लिख लो, चाहे आप अपने मदर के बारे में लिख रहे हो, चाहे आप अपने किसी जो आपको हेल्प कर रहा है उस चीज में, आपको अपनी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करने में, उसमें किसी फिलोसोफर के बारे में लिख लो, और कोई टॉपिक वॉट एवर यू थिंक इज इम्पोर्टेंट यू कैन राइट, नो रिस्ट्रिक्शंस। अब रुबाई जो है बेसिकली एकदम अपने टॉप पे, अपने लेवल पे, टॉप लेवल पे कब पहुंचा, अंडर दी हैंड्स ऑफ उमर खयाम। अब ये जो उमर खयाम था, ऑब्वियसली ये एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, एंड ये बुखारा और समरकंद, ये जो इस्फहान, इस बेसिकली इन टाइम्स पे ये थे, और इन्होंने इस वर्क में, यानी रुबिया से रिलेटेड जितना भी वर्क आता था उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। Now we move on to the next part. The next part is that we will notice that along with this, at the beginning of the 11th century, यानी जो 11th सेंचुरी है, उस टाइम पे हम देखेंगे गजनी जो है ना वो पर्शियन लिटरेचर के सेंटर बन गए, यानी मेन थे, क्योंकि देखो ही हैड अ वेरी स्प्लेंडेड कोड, और ये भाई इतना बड़ा कोड है, इतने ज्यादा लोगों को ये मतलब पैटर्नाइज करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इनका जो इंपीरियल कोड है, और एवरीवन वांटेड टू get a hold of his appreciation मिलेगा, तो somehow obviously monetary terms में भी he used to help these people, इसीलिए lot of poets were naturally attracted by the brilliance of the court of Ghazni. Rulers also realized the importance, slowly and gradually rulers को भी पता चला कि हमें ये जो आर्ट, आर्किटेक्चर, पोएट्री, ये सारी चीजें ना इनको हेल्प करना चाहिए, so that these can also prosper। तो जो महमूद ऑफ गजनी है वो अपने चारों तरफ जनरली पोएट्स रखते थे, और जो अलग अलग चीजें कंपोज करते थे, और उसके बाद ही यूज्ड टू एंजॉय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। Now with this you will also notice again the one more important thing regarding this development। और ये डेवलपमेंट क्या है, ये डेवलपमेंट है कि लोग अब जो सिर्फ रिलीजियस लिटरेचर को नहीं, बाकी लिटरेचर को भी कोशिश कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की, और उनकी इम्प्रूवमेंट और ज्यादा से ज्यादा काम आने की। तो एज दे वर सेइंग कि बहुत सारी चीजें कंपोज होती थी, जैसे एंथोलॉजीज और एपिक पोएट्री। अब सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क जो था इस टाइम वो था फिरदौसी का, जिन्होंने 30 इयर्स एक में एक बुक कंप्लीट की थी। Just imagine this person Firdausi was very outstanding, literary, had did lot of research, and you can see he was very good at the literature work. So he took 30 years to complete one book which he named as Shahnama, and the meaning is Book of Kings, an epic of 50,000 couplets. What is couplets?
2 लाइन का जो होता है दोहे, ठीक है। अब 50,000 कपलेट्स के थ्रू उन्होंने ये बुक कंप्लीट की और इन्होंने बुक का नाम रखा बुक ऑफ किंग शाहनामा। 50,000 कपलेट्स और 30 इयर्स लगे कंप्लीट करने के लिए। इसको मास्टरपीस माना जाता है ऑफ द इस्लामिक लिटरेचर। शाहनामा जो है ये एक तरीके से टोटल कमिंग टुगेदर या कलेक्शन ऑफ क्या होगा, ट्रेडिशंस, लेजेंड्स, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है रुस्तम के बारे में लिखा हुआ है। वो पोएटिकली ही डिपिक्ट करते हैं कि ईरान जो है कैसे क्रिएट हुआ, उसके बाद कैसे अरब ने उस पर कॉन्क्वेस्ट किया, फिर उन्होंने ना गैजनविद ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा, मतलब उस पर्शियन और जो गैजनविद के टाइम पे जिस चीज पे फोकस दिया जा रहा था, जो लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में लिखा, ऑब्वियसली क्योंकि वो उनके उस पर्टिकुलर रूलर के अंडर थे और उनके ही सपोर्ट से इतना काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ही फॉलोड द थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फिर देन ऑब्वियसली वी विल सी कि लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, ये सारी लैंग्वेज यूज करके उन्होंने इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से लिखा था। एंड दिस इज वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ द इस्लामिक टाइम्स, and people actually still consider it a very important book if we talk in terms of this time period. and इसमें as I've already told you कपलेट्स के फॉर्म में लिखा हुआ था, 30 इयर्स लगे थे, अ ग्रेट वर्क। और पूरा स्टार्टिंग से कि कैसे क्रिएट हुआ, कैसे अरब कॉन्क्वेस्ट हुआ, कैसे सारी चीजें हुई, पूरे अच्छे से डिटेल में लिखी हुई। ठीक है, this though I planned 2 more slides for today, but I think the time is just we will not be able to complete if we start the next topic. So we will do the next topic in our next class, and we will try to wind up the chapter in our next class. So give this a reading, and if you have any doubt regarding this portion, feel free to ask. I will meet in the next class. See you all in the next meeting.